क्लास 12 विस्तस, चाहे तुम बैकलॉग में हो या ऑलरेडी फ्लेमिंगो को स्ट्रॉन्ग कर चुके, इस वन शॉट के बाद विस्तस जीरो टेंशन सब्जेक्ट बन जाएगा। देखो, हर चैप्टर का लेवल सेम नहीं होता, इसीलिए हम इमोशनल प्लस कॉन्सेप्चुअल वेट के हिसाब से चलेंगे ताकि याद रखना इजी हो। जो चैप्टर से ज्यादा फैक्चुअल लगते हैं उन्हें हम लास्ट में रखेंगे जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पीक पर होगी। द एनिमी और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वन शॉट की सबसे बड़ी खास बात, पूरी बुक को हम 40 मिनट में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, थीम प्लस कैरेक्टर डायनामिक्स के साथ। बस इतना कर लिया तो सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेंगे। इंग्लिश पेपर में मार्क्स अक्सर ग्रामर से नहीं बल्कि तब कटते हैं जब आंसर रॉ होता है। बोर्ड के टाइम मैं बताऊंगा आंसर प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। इंसानियत का जलवा एक डॉक्टर ने फैलाया, देश से गद्दारी करके भी जापानीज का झंडा लहराया। बंदूक का जख्म था पत्थर का घाव, जिंदगी की जंग में प्रिजनर का दाव। समुंदर लाया था दुश्मन का साया, देशभक्ति गई तेल लेने, डॉक्टर का फर्ज निभाया। बीवी के दिल में भी तूफान उठा है, तुम ही बताओ दुश्मन को बचाना जुर्म है या क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। डॉक्टर सदाओ होकी, एक टैलेंटेड जापानीज सर्जन, अपनी वाइफ हाना के साथ बीच के किनारे वाले घर में रहता था। ये घर रॉक्स और पाइन ट्रीज के बीच में है, चारों तरफ समुंदर का शोर। सदाओ का बचपन यही बीता, वो नंगू पुंगू पाँव से ट्रीज पे चढ़ता था। उसके पापा कहते थे ये आइलैंड नहीं, जापान का फ्यूचर है। ये अंकल जी बिल्कुल भी मजाकिया नहीं थे, इनका ध्यान सिर्फ सदाओ की पढ़ाई पे था। 22 साल की उम्र में उसे अमेरिका भेजा गया सर्जरी और मेडिसिन सीखने। वहाँ से वो 30 साल का होके लौटा, एक फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनके। उसकी डिस्कवरी जख्म को बिल्कुल क्लीन कर देती थी, इसीलिए वॉर के टाइम पे सदाओ को छोड़ के बाकी सारे डॉक्टर्स को जंग में भेज दिया, क्योंकि जनरल अक्सर बीमार रहता था और ऑपरेशन के लिए सदाओ पे डिपेंड भी था। सदाओ की वाइफ हाना अमेरिका में ही मिली थी, पर सदाओ ने प्यार तब किया जब कंफर्म हुआ कि वो प्योर जापानीज है, क्योंकि पापा के स्ट्रिक्ट रूल्स थे। भाई दोनों की अरेंज मैरिज हुई, पर प्यार वाली, और 2 क्यूट से बच्चे भी है। सदाओ सोचता था अगर हाना नहीं मिलती तो मैं क्या करता, अगर उस प्रोफेसर का बोरिंग लेक्चर अटेंड ना करता तो शायद सिंगल ही मरता। अब सुनो ट्विस्ट, एक फॉगी रात, सदाओ और हाना विरांदा में खड़े हैं जब मिस्ट में से एक आदमी दिखता है जो समुंदर से बाहर निकलकर उनके घर के सामने बेहोश हो जाता है। ये कोई मजदूर या फिशरमैन नहीं बल्कि एक अमेरिकन सेलर था, यूएस नेवी का प्रिजनर ऑफ वॉर। उसकी पीठ पर गोली लगी थी और वो हाफ डेड यानी काफी इंजर्ड था। सदाओ और हाना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। सदाओ धर्म संकट में था, वो एक डॉक्टर है, उसका दिल कहता है इस आदमी को बचाओ, लेकिन देशभक्ति कहती है पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि अमेरिका जापान का दुश्मन था। सदाओ ने जख्म को सी मॉस से पैक किया, पर दोनों सोच रहे थे क्या इसे वापस समुंदर में डाल दे, लेकिन ऐसा ना करके वो इंसानियत को जिता देते हैं। वो प्रिजनर को घर ले आए और उसे सदाओ के पापा के पुराने बेडरूम में रखा। हाना यूमी को बुलाती है उसे साफ करने के लिए। छी, मैं इस गंदे व्हाइट मैन को नहलाऊंगी तक नहीं। सर्वेंट्स को लगता है सदाओ गलत कर रहा है। कुक कहती है इसका ब्लड विस्तारिया वाइन के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। यूमी कहती है एनिमी को बचाना ट्रीजन है। गार्डनर कहता है बंदूक ने इसे जख्मी किया, समुंदर ने इसे ठोक दिया, अब हम इसे क्यों बचा रहे हैं। सर्वेंट्स भी लाइक देश से गद्दारी पड़ेगी भारी, पर हाना बोली ये सिर्फ एक इंसान है, इसे कैसे मरने दे। वैसे हाना भी डरी हुई थी, क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो जेल हो सकती है। सर्वेंट्स का ड्रामा उनके डिसीजन को और मुश्किल बना देता है। सदाओ डिसाइड करता है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा वरना प्रिजनर मर जाएगा। हाना जो कभी ऑपरेशन रूम में नहीं गई, उसे एनेस्थेटिक देना पड़ता है और वो डर के मारे फेंट होने लगती है, मतलब चेहरा पीला पड़ जाना। सदाओ बुलेट निकाल देता है जिससे प्रिजनर जिंदा रहता है। ऑपरेशन के दौरान सदाओ सोचता है मैं इस दुश्मन को क्यों बचा रहा हूँ, पर उसका पैशन नहीं रुकता। हाना बेचारी गार्डन में रैचिंग कर रही थी। सदाओ को अपने अमेरिकन प्रोफेसर के वर्ड्स याद आते हैं, बॉडी का नॉलेज नहीं तो सर्जरी मर्डर
होल्डर है प्रिजनर जिसका नाम टॉम है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। हाना उसकी केयर करती है क्योंकि सर्वेंट्स रूम में नहीं आते थे। टॉम पूछता है तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? हाना कहती है क्योंकि मैं अमेरिका में रह चुकी। टॉम को लगता है शायद उसे मार दिया जाएगा पर सदाव कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या करना है। थैंक्स फॉर सेविंग मी। अभी थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। सर्वेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। लगता है सदाव और हाना अमेरिका में रह के जापानीज वैल्यू भूल चुके। एक दिन सारे सर्वेंट्स घर छोड़ देते हैं। फिर एक दिन मैसेंजर आता है और सदाव को जनरल के पैलेस बुलाया जाता है। हाना डरते हुए सोचती है सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दिया पर असल में जनरल को ऑपरेशन की जरूरत थी। सदाव जनरल को प्रिजनर के बारे में बताता है तू टेंशन मत ले, मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा, वो छुपके से उसे मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सदाव एग्री करता है पर दिल से नहीं चाहता कि टॉम मरे। लेकिन ये प्लान सदाव के लिए नया प्रेशर बन चुका था। 3 रात तक सदाव असैसिन्स का वेट करता है पर कोई नहीं आता। आखिर सदाव अपने दिल की सुन के डिसाइड करता है कि मैं टॉम को बचाऊंगा। एक रात वो छुपके से एक बोट रेडी करता है, उसमें खाना, पानी और क्विल्स रख देता है। टॉम से कहता है इस बोट से छोटे आइलैंड तक जाओ, वहाँ कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करो, पहुँच के फ्लैश लाइट से सिग्नल दे देना पर ध्यान से सही वक्त पे देना और कैंप फायर मत जलाना, मछली को कच्चा ही खा लेना वरना पकड़े जाओगे। टॉम इमोशनल होके कहता है। फिर वो चुपचाप निकल जाता है और एक फाइनल फ्लैशलाइट सिग्नल देता है। सदाव हाना को बिना बताए टॉम को बचा लेता है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। एक हफ्ते बाद जनरल रिकवर होके सदाव से पूछता है वो प्रिजनर कहाँ गया? वो तो एस्केप कर गया। जनरल कन्फेस करता है मैंने असैसिन्स नहीं भेजे थे, मैं तो अपने ही दर्द में बिजी था। वैसे सदाव तुम गुड मैन हो। लास्ट में सदाव समुंदर की ओर देखता है पर कोई सिग्नल नहीं दिखता, मतलब टॉम सेफ है। सदाव अपने अमेरिकन प्रोफेसर, लैंड लेडी और टॉम का चेहरा याद करता है। सोचता है मैं इसे क्यों नहीं मार सका। थीम क्लियर है दोस्तों, डॉक्टर बनके जान बचाए या जापानीज बनके पुलिस बुलाए। सोसाइटी का प्रेशर भाड़ में गया। सदाव ने टॉम को नया जीवन दिया। हालांकि उसे अमेरिकन लोगों से चिढ़ थी, फिर भी प्रोफेशन जीत गया, नफरत हार गई। आओ मिले डॉक्टर सदाव से, एक जापानीज सर्जन जो अमेरिका में पढ़ा पर दिल में देशभक्ति होने के बावजूद भी अपने दुश्मन को बचाया। एस्केप प्लान बना के अपनी ही नफरत पे सवाल उठाया। आओ मिले सदाव की वाइफ हाना से, ये भी अमेरिका में पढ़ी, टॉम को दुश्मन मानती पर उसकी सेवा भी करती। ये खुद काफी कंफ्यूज थी। आओ मिलो टॉम से, अमेरिकन सेलर, घायल और डरा हुआ पर हिम्मत वाला, सदाव के भरोसे बोट के थ्रू भाग जाता है। बाकी ये तुम्हारे रीड करने के लिए है। ये लो चैप्टर की समरी या फिर जिसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन होगा आंसर इसी में छुपा होगा। देसी जमीन से उठी एक सिसकी थी, लंबे बालों में बंधी रूह की रस्सी थी। छीन लिए मोकैसिन्स, ड्रेस पहन के स्कूल वो आई, छुपी बेड के नीचे मगर खुद को ना बचा पाई। काट दी जुल्फे, काट दिया गुरूर सारा, कॉवर्ड बना दिया वो जिसे कहते थे हम वीर हमारा। रोकर उसने अपनी माँ को याद करते हुए पुकारा, कोई ना आया, बनकर रह गई एक जानवर बेचारा। एक 8-10 साल की ट्राइबल लड़की जो अब तक सिर्फ मोकैसिन्स पहनती, ब्लैंकेट ओढ़ती और लंबे बाल रखती थी, उसको जबरदस्ती ट्रेन में बिठाकर कार्लाइल इंडियन स्कूल ले आए। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब हिमाचल नहीं, पेंसिल्वेनिया में एक बोर्डिंग स्कूल जहां नेटिव अमेरिकन बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए लाया जाता था। वहां पहुंचते ही उसे लगा ये स्कूल नहीं जेल है। सुबह 5 बजे घंटा घन करके बजा। आवाज सुनकर ही दिल में डर बैठ गया। ऊपर से शूज की थप थप, इंग्लिश की बक बक, सब एलियन जैसा लग रहा था। ऑथर कहती है मेरा दिल तो आजादी के लिए रो रहा था। फिर ब्रेकफास्ट के लिए लाइन लगी। सब इंडियन लड़कियां ड्रेस में ऐसी लग रही थी जैसे कॉन्वेंट स्कूल की स्ट्रिक्ट सिस्टर ने तैयार किया हो। ऑथर का ब्लैंकेट छीन के टाइट फ्रॉक पहना दिया और सॉफ्ट मोकैसिन्स की जगह सख्त शूज। तभी बॉयज अपोजिट डोर से आए जिसमें ऑथर के साथ आए हुए 3 दोस्त भी काफी अनकंफर्टेबल थे। अब ड्रामा
ड्रामा शुरू। बेल नंबर 1 बजी, सबने चेयर खींची, ऑथर ने भी खींची और उस पे बैठ गई। पूरा हॉल खड़ा है, सिर्फ एक लड़की बैठी है। वो शर्म से लाल होकर उठने लगी। तभी दूसरी बेल बजी और सब बैठ गए। ऑथर को भी दोबारा बैठना पड़ा। फिर कोई अंकल प्रेयर मटर कर रहा था। सब सर झुकाए बैठे थे। ऑथर ने सर उठाया तो एक पेल फेस आंटी उसे घूरने लगी। तीसरी बेल बजते ही सबने खाना शुरू किया। ऑथर रोने लगी क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट सिस्टम बहुत कंफ्यूज कर रहा था। अब आता है असली क्लाइमैक्स। उसकी फ्रेंड जुडविन ने उसे बताया, ये लोग हमारे बाल काटने वाले हैं। क्या? मेरी मम्मी ने तो बोला था कि उनके ट्राइब में शॉर्ट हेयर सिर्फ 2 लोग रखते हैं, जंग में हारे हुए वॉरियर्स या जिनका कोई मर गया हो, यानी मोर्नर्स। जुडविन बोली, अब क्या ही करे, हम कमजोर हैं। लेकिन ऑथर भी लाइक, मैं नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। सबकी नजरों से छुपते हुए वो स्टेयर्स चढ़ के एक कमरे में घुसी। रूम में 3 व्हाइट बेड्स और डार्क ग्रीन कर्टेन्स। वो सबसे कोने वाले बेड के नीचे घुस के स्टैचू बन गई। काफी देर तक ये छुपी रही। सब उसे ढूंढ रहे थे। इवन उसकी फ्रेंड जुडविन भी, लेकिन वो नहीं बोली। फिर आवाजें तेज होने लगी। लोग कमरे में आए, लाइट ऑन की, कर्टेन उठाया, ट्रंक के पीछे देखा, अलमारी भी खोली और फाइनली किसी ने बेड के नीचे झांकी लिया। पकड़ी गई। ऑथर को खींच के निकाला गया। वो चिल्लाई, स्क्रैच किया, हाथ पैर भी मारे, फिर भी जोर जबरदस्ती करके उसे नीचे लाके चेयर पर बांध दिया। ऑथर को कोल्ड सीजर्स नेक पे फील हुए। एक बाल की लड़ी जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और उस मोमेंट वो टूट गई। कहती है, तब से लेकर अब तक मैं कितनी भी इंसल्ट सह लूं, लेकिन बाल काटना सबसे बुरा इंसिडेंट था। मैं अपनी ही नजरों में कॉवर्ड बन गई। मैं रोई, मम्मी को पुकारा, पर कोई नहीं आया। मैं बस एक छोटा जानवर बनकर रह गई, जिसे जानवर चराने वाला हंका रहा हो। मीन्स वो खुद को मजबूर जानवर जैसा फील कर रही थी। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझते हैं। इमेजिन तुम्हारी शान वाली जुल्फे एक जादुई तलवार से काट दी जाए, सिर्फ इसीलिए कि तुम सिविलाइज्ड नहीं हो। गुस्सा आएगा ना? ये कहानी दिखाती है कल्चर छीनने का दर्द। भाई मुझे तो अपने बालों से बहुत प्यार है। आओ मिलते हैं जिट कला सा से, एक छोटी सी नेटिव लड़की जिसकी लंबी जुल्फे उसकी जान थी। स्कूल बेल से डरी, ब्रेकफास्ट रूल से घबराई और बाल काटने पे फुल WWE फाइट। सीजर ने उसके बाल के साथ उसकी सोल भी काट दी। दोस्तों, ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। बाजार के रंग, बंदर के तमाशे, सब धुंधले पड़ गए जुल्म के धुएं में। दिल बोला, छू लूं वड़ाई को हाथ से, फिर क्यों हम इंसान नहीं उनकी नजर में। अन्नन ने बोला, रो मत, पढ़ाई कर, किताबों से जगेगा इज्जत का आलम। वो छोटी सी लड़की ने खाली कसम, टॉप करके दिखा दूंगी सबको अपना दामन। तो याद रखो, ये कहानी पुरानी नहीं, जलेगी आग दिल में, आंखों में पानी नहीं, हम भी इंसान हैं। ये नारा गूंजेगा सदा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ये, रहा तुमसे मेरा वादा। बामा जब 3rd क्लास में पढ़ती थी, स्कूल से घर का रास्ता कुछ 10 मिनट के आसपास था, पर इस मैडम को 30 से 60 मिनट लग जाते थे, क्योंकि रास्ते में थे दुनिया भर के तमाशे। मैं एक एक करके डिस्ट्रैक्शंस बताऊंगा जिससे बामा डिस्ट्रैक्ट होती थी। बंदर की नौटंकी, सांप वाला स्नेक चार्मर, 3 दिन से साइकिल पर पैडल मारता हुआ भैया, क्योंकि लोग उसके शर्ट पर नोट लगा के इंकरेज कर रहे थे। स्पिनिंग व्हील्स और मारियाटा मंदिर का बड़ा सा घंटा, गांधी जी की मूर्ति के पास सूखी मछली का स्टॉल, मिठाई वाले और भज्जी वाले, कॉफी क्लब में कॉफी को ऊंचा नीचा करके ठंडा करते हुए अंकल, एक गिप्सी जो अपने लेमोर के साथ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहा है। भाई मैं बताते बताते थक गया, और ये रास्ते में रुकते रुकते नहीं थकती थी क्या? वेट, अभी डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं हुए यार। पॉलिटिकल स्पीचेस, स्ट्रीट प्लेस, पपेट शोज और मिनी मैजिक स्टंट्स, सीजनल फ्रूट्स और स्नैक्स, ये सब तमाशों को बामा ऑब्जर्व, एक्सप्लोर और एंजॉय करती थी। एक दिन ऐसे ही तमाशा देखते हुए अपनी गली में पहुंची। घर के पास थ्रेशिंग फ्लोर लगा था। लैंडलॉर्ड एकदम रॉयल पोज में सख्त होके बैठा था। दलित लोग बैलों से अनाज अलग कर रहे थे। बैलों के मुंह रस्सी से बंधे हुए थे ताकि वो स्ट्रॉ ना खा जाए। एकदम मस्त नजारा चल रहा था। तभी एक एल्डर आता है, हाथों में तार से लटकाए हुए एक छोटा पैकेट लेके। ऑयल से पेपर एकदम
भीग चुका था, उसमें या तो वड़ाई या भज्जी ही होगा। बामा सोचती है इस आदमी ने इतने फनी स्टाइल में पैकेट क्यों पकड़ा हुआ है, कहीं गिर न जाए। एल्डर झुक के लैंडलॉर्ड को दोनों हाथों से इज्जत के साथ पैकेट देता है। लैंडलॉर्ड ने पैकेट खोला और मुंह में वड़ाई ठूसने लगा। घर जाके बामा ने बड़े भाई अन्नन को पूरा कॉमेडी सीन सुनाया और हंस हंस के पागल हो गई। लेकिन अन्नन हंसने के बजाय सीरियस होके बोला, बामा वो मजाक नहीं था, ये लोग हमें अछूत समझते हैं, हमारे हाथ लगने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए वो एल्डर मैन वड़ाई को तार से पकड़ के लाया था। ये सुन के एक झटके में बामा की हंसी का जहान मानो खत्म हो गया हो, उसका दिल टूट गया और वो बोली, सोचो दुकान वाले ने वड़ाई को पहले बनाना लीफ में लपेटा, फिर पेपर में डाला और हमने छू लिया तो गंदा। गुस्सा इतना आया कि खुद जाके वड़ाई छूने का मन किया। माना ये लोग पैसे वाले हैं तो क्या इंसान नहीं रहे, हम भी तो इंसान है यार। फिर अन्नन ने एक और इंसिडेंट बताया। जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में घर आया था और लाइब्रेरी में बुक लेने गया तो लैंडलॉर्ड के आदमी ने पीछे से पूछा, नाम क्या है थम्बी, कौन सी गली में रहते हो। इस सवाल से वो इनडायरेक्टली मेरी कास्ट पूछना चाहता था। अन्नन बामा को समझाता है, हम इस जाति में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें इज्जत दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और ये बेहुदा बातें इग्नोर करोगे, लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, दिल लगा के पढ़ना बामा। बामा ने यही किया, पागलपन की हद तक पढ़ाई की, क्लास में फर्स्ट आई और लोग खुद उसके दोस्त बनने लगे। टीचर्स, स्टूडेंट, इवन अपर कास्ट पीपल भी उसे रिस्पेक्ट देने लगे। आओ दोस्तों अब चैप्टर की थीम को समझते हैं। एक मासूम बच्ची को वड़ाई देख के पहले हंसी आती है, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये तो अपमान है, उसे गुस्सा आया, दिल भी टूटा। लेकिन भाई की मोटिवेशन की वजह से उसने खूब पढ़ा। ये स्टोरी दिखाती है बचपना और पावर ऑफ एजुकेशन। अब मिलते हैं बामा से। एक चुलबुली बच्ची स्ट्रीट पे लगे नजारों से डिस्ट्रैक्ट होती, वड़ाई देख के लोटपोट हंसती, लेकिन कास्ट का झटका लगते ही गुस्से से टॉपर बन जाती। अब मिलते हैं अन्नन से। लाइब्रेरी वाला स्मार्टी ब्रदर बामा से कहता है, पढ़ ले और सबको दिखा दे। दोस्तों ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चेहरे की हर परत पे लिखा था दर्द का सिलसिला, जो मिला उसे उसने जला दिया लबों का हौसला। बगीचे में खुला दरवाजाए हकीकत का राज, कमजोरी पर चढ़ाने से ये दुनिया ना आएगी बाज। डैरी की आंखों में घबराहट प्लस तन्हाई, लंबी उम्र के अंकल ने नई उम्मीद जगाई। आखिर लौट के आया वो निभाने अपना वादा, जो अपने थे कल तक गुजर गए सदा। दोस्ती का सबक बस इतना, डर किसी से न रख, खुद पे यकीन होगा तो करेगा कमबैक बेशक। एक दिन डैरी एक पुरानी शांत गार्डन में दीवार चढ़कर घुस जाता है। उसे लगता है ये जगह खाली है, लंबे घास, बर्ड्स की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब पीसफुल। अचानक एक आवाज आई, माइंड द एप्पल्स। डैरी डरता हुआ बोला, कौन है वे? मिस्टर लैम सामने आए और कहा, ध्यान से आओ, जमीन पर क्रैब एप्पल्स गिरे हैं, फिसल कर गिर मत जाना। मुझे लगा ये घर खाली है। मिस्टर लैम मुस्कुरा के बोले, जब तक मैं गार्डन में हूँ घर तो खाली ही है। डैरी पतली गली से निकलना चाह रहा था। वैसे मैं गेट हमेशा खुला रखता हूँ, सबका स्वागत है। तू दीवार चढ़कर आया पर नो प्रॉब्लम। डैरी गुस्से में बोला, आप मुझे देख रहे थे? हाँ, आई नो तू गार्डन देखने आया है, ना कि चोरी करने, पर आप मुझे नहीं जानते। तू एक 13-14 साल का लड़का है, मैं 14 साल का हूँ और अब जा रहा हूँ। डैरी अपना दिल खोल देता है। सब इस चेहरे से डरते हैं, मुझे अगली समझते हैं। इवन मैं खुद मिरर में अपने आप से डर जाता हूँ। मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज किया और कहा, क्रैब एप्पल से जेली बनाने में मेरी मदद करेगा। टॉपिक चेंज मत करो, आपको ये चेहरा नहीं दिखता? हाँ, एसिड से जल गया होगा, पर ये कभी ठीक नहीं होगा। मुझे भगवान की बनाई हुई हर चीज में इंटरेस्ट है। वो वीड गार्डन देखो, लोग किसी को वीड बोल देते हैं, किसी को फ्लावर, लेकिन दोनों ही लाइफ है जो खुद को ग्रो कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ नजर का है, पर हम सेम नहीं है। मैं बुढ़ाऊ हूँ, तू यंग, तेरा फेस जला है, मेरा पैर टिन का है। देख
वॉर में मेरा एक पैर उड़ गया था। बच्चे मुझे लैमी लैम कह के चिढ़ाते हैं, फिर भी मैं चिल हूँ। लेकिन लेग छुपाया जा सकता है मगर चेहरा नहीं। फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट टेल का जिक्र होता है। मैं कभी हैंडसम प्रिंस नहीं बनूंगा, मैं बीस्ट ही रहूंगा। एक औरत ने बोला, देखो कितना टेरिबल चीज है ये, इस चेहरे को सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, कोई मुझे किस नहीं करेगा सिवाय मेरी मम्मी के। मिस्टर लैम पूछते हैं, पर क्या तुझे किसी को किस करने से मना है? डैरी सोचने लगता है, देख बीस बज नहीं करती, हम करती है जैसे गुनगुना रही हो। मैं पर्दे नहीं लगाता ताकि लाइट, डार्कनेस, हवा और बारिश आती रहे। चल मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी मौत के डर से घर में बंद हो गया, जिंदगी जीने से डरा, आखिर में अपने ही घर में एक फोटो के गिरने से मर गया। डैरी पहली बार खुल के हंस पड़ा। मेरे पेरेंट्स को चिंता है कि मैं कैसे जीऊंगा, पर तेरे आर्म, लेग्स, ब्रेन सब ठीक तो है, तू जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वैसे मेरा नाम डैरी है, डायरेक्ट मुझे नहीं पसंद। मिस्टर लैम कहते हैं, मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए गेट हमेशा खुला रहता है। लोग मुझसे नफरत करते हैं। लोगों से नफरत करना एसिड पीने जैसा है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान खुद को होता है। डैरी बताता है, लोग उसे हॉस्पिटल में रहने को कहते हैं अपने जैसे लोगों के साथ, मगर ऐसी दुनिया कैसी होगी। मुझे ये गार्डन पसंद आया, ऑलवेज वेलकम, पर तुम्हारे दोस्त मुझे देख के भाग जाएंगे। कोई ना, रिस्क ले जैसे मैं लेता हूँ। यार आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो? बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग, मैं वादा करता हूँ वापिस जरूर आऊंगा। मिस्टर लैम अकेला बोलता है, दे से दे विल कम बैक, दे नेवर डू। घर पर डैरी की माँ उससे वापस जाने से मना करती है क्योंकि वो मिस्टर लैम के बारे में बुरी बातें सुन चुकी है। डैरी बोला, मुझे बीस की आवाज और मिस्टर लैम की बातें बहुत अच्छी लगी। ये मेरे चेहरे का इशू नहीं, मेरे थॉट्स और फीलिंग्स का है। अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं जिंदगी में कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। वो घर से भागते हुए चिल्लाया, मुझे दुनिया चाहिए। मिस्टर लैम अकेले गार्डन में लैडर पर चढ़ के एप्पल्स तोड़ रहे थे। अचानक लैडर गिरी और मिस्टर लैम गिरकर मर जाते हैं। डैरी दौड़ता हुआ वापिस आता है, देखा मैं आ गया। फिर वो मिस्टर लैम को जमीन पर गिरा हुआ देखकर रो पड़ता है, आई केम बैक, आई डिड कम बैक। क्या प्ले था दोस्तों, मिस्टर लैम मर गया मगर डैरी को जीना सिखा गया। आओ दोस्तों अब चैप्टर की थीम को समझते हैं। चेहरा नहीं दिल देखो। डैरी का जला हुआ चेहरा लोगों को डराता है, पर मिस्टर लैम सिखाते हैं कि हर जिंदगी कीमत रखती है। तन्हाई दोस्ती और पॉजिटिविटी से टूट जाती है। बस दिल का गार्डन हमेशा खुला रखो। आओ मिलते हैं डैरी से। 14 साल का लड़का जो एसिड से जले चेहरे की वजह से खुद को मॉन्स्टर समझता था, पर मिस्टर लैम से मिलके इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का जी चाहने लगा। अब मिलते हैं मिस्टर लैम से। टिन लेग वाले पॉजिटिव अंकल, वॉर में लेग गया पर स्माइल नहीं, गेट और दिल दोनों खुले रखते हैं। सिखाते हैं जैसे हो वैसे ही खुल के जियो। दोस्तों ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, शेर से होगा तेरा काल। राजा ने बनाया शिकार, सोचा बदलेगा नसीब का हाल। प्रतिबंधपुरम का राजा शेर का था शिकारी, हर जंगल में गूंजा उसका नारा, जिंदगी हुई भारी। पर किस्मत ने लिखी थी एक अलग ही दास्तान, लकड़ी के शेर ने दिया उसे मौत का पैगाम। एक था राजा एक थी रानी, प्रोफेसी ने की खत्म कहानी। ये है हमारा हीरो, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिसको लोग टाइगर किंग कहते हैं। इसके नाम इतने बड़े हैं कि सुन के ही सांस फूल जाए। जिलानी जंग बहादुर, MADCRCK ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये पैदा हुआ एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये बड़ा वॉरियर बनेगा, लेकिन एक दिन इसकी मौत होगी। ये सुनकर 10 दिन का बच्चा बोला, अरे मौत तो सबकी होती है, ये बताओ कैसे होगी? हाँ भाई, 10 दिन का बेबी अगर ऐसी इंटेलिजेंट बातें करे तो लोग बोलेंगे घर पे बाप पैदा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तुम्हारी मौत एक टाइगर से होगी। राजा छोटा सा ग्रोल करता है, यानी ये 1 फुट का पिद्दू टाइगर से कह रहा है सावधान रहो। अब ये प्रिंस जवान होता है, 20 साल का, दिखने में एकदम मस्कुलर, और प्रतिबंधपुरम का राजा बन जाता है। बचपन में इसने इंग्लिश नैनी से केयर ली, व्हाइट काऊ का दूध पिया और इंग्लिश मूवीज देखी, एकदम रॉयल लाइफ। लेकिन जब उसे टाइगर वाली प्रोफेसी के बारे में पता चला, वो कहता है बस अब होगा टाइगर का खात्मा। जंगल में बंदूक लेके निकलता है और टाइगर हंटिंग शुरू कर देता है। पहला टाइगर मार के खुशी से झूमता है। एस्ट्रोलॉजर
एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा, ले मुंह दिया तेरी प्रेडिक्शन पे। जोक सपाट वो कहता है, मैंने टाइगर को मार दिया, अब क्या? एस्ट्रोलॉजर बोला, 99 तक तो ठीक है, लेकिन 100 टाइगर से सावधान, और अगर मार दिया तो मैं सारी एस्ट्रोलॉजी बुक्स जला दूंगा, चोटी कटवा लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। राजा सोचता है, अरे 99 तो मैं ब्रेकफास्ट में ही खा जाऊंगा। राजा स्टेट में टाइगर हंटिंग बैन कर देता है। अगर टाइगर पे पत्थर भी मारा तो प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। एक बार तो टाइगर हंटिंग के दौरान बुलेट मिस हो गई, लेकिन राजा नंगे हाथों से लड़कर भी जीत गया। फिर एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और राजा से कहा, मुझे टाइगर हंट करना है, या कम से कम सेल्फी तो लेने दो। भाई तुम बोर हंट करो, मॉस्किटो हंट करो या मछली पकड़ो, पर टाइगर नो वे। ब्रिटिश ऑफिसर गुस्सा हो गया। अब राजा क्या करे? उस टाइम कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, मींस ब्रिटिश राज, यानी ब्रिटिश ऑफिसर की नाराजगी का मतलब किंग का किंगडम खतरे में। राजा कलकत्ता से 50 डायमंड रिंग्स मंगवाता है ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट करने के लिए। मैडम बोलती है, वाओ थैंक यू, और सब रख लेती है। 2 दिन बाद ज्वेलरी शॉप से 3 लाख का बिल आता है। 3 लाख गए पर राज्य बच गया। अब 10 साल बीत गए, राजा 70 टाइगर्स मार चुका, पर प्रॉब्लम ये थी कि प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर्स खत्म। इसीलिए राजा एक प्रिंसेस से शादी कर लेता है जिसकी स्टेट में भर भर के टाइगर्स हैं। हर बार ससुर जी के घर जाता और 5 से 6 टाइगर्स मार के आता। ऐसे करके 99 टाइगर्स कंप्लीट। रिसेप्शन हॉल की दीवार सिर्फ टाइगर स्किन से भरी हुई थी, पर 100 टाइगर नहीं मिलता। राजा का बीपी हाई, अब तो सपने में भी टाइगर दिखते हैं। राजा 100 टाइगर की खोज में परेशान रहता है। तभी एक हिल साइड विलेज से खबर आई कि वहाँ शीप गायब हो रही है। राजा कंफर्म करता है ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि टाइगर का है। वो खुश होके गांव को 3 साल के टैक्स एग्जेम्पशन की अनाउंसमेंट करता है, यानी टैक्स में छूट, और जंगल में हंट पे निकल जाता है। लेकिन वहाँ कोई टाइगर नहीं मिलता, जिससे राजा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि जंगल छोड़ने को तैयार ही नहीं। गुस्से में दीवान को ऑर्डर देता है, लैंड टैक्स डबल कर दो। दीवान डरते हुए कहता है कि महाराज इससे लोग नाराज होंगे और शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। पर राजा नहीं मानता, बोलता है तो तू अपनी जॉब से रिजाइन कर दे। दीवान बेचारा परेशान होकर एक प्लान बनाता है। मद्रास के पीपल्स पार्क से एक बूढ़े सर्कस टाइगर को छुपा के लाता है और जंगल में छोड़ देता है। राजा को बताया, ये रहा आपका 100 टाइगर। राजा जंगल में जाकर बूढ़े टाइगर को देखता है। टाइगर इतना थका हुआ था कि लगता है खुद ही सरेंडर कर देगा। राजा एम करता है, गोली चलाता है और टाइगर धम से गिर जाता है। राजा खुश, 100 डन, गेम ओवर। पूरे टाउन में जश्न, प्रोसेशन। टाइगर को दफन कर दिया गया। पर सुनो ट्विस्ट, वो टाइगर तो मरा ही नहीं था, सिर्फ गोली की आवाज से बेहोश हुआ था। हंटर्स चेक करते हैं, टाइगर तो जिंदा है। डर लगता है अगर राजा को पता चला तो सबकी बैंड बज जाएगी। तो एक हंटर छुपके से टाइगर को मार देता है और बोलता है, हाँ महाराज आपका एम परफेक्ट था। राजा खुशी में परेड निकालता है। अब असली क्लाइमैक्स, राजा अपने बेटे के बर्थडे के लिए एक छोटा सा वुडन टाइगर खरीदता है जो असल में 2 अन्नस का था, पर दुकान वाला बोलता है पूरे 300 रुपए का है महाराज, क्योंकि अगर उसने सस्ता दाम बोला और राजा को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है या लो क्वालिटी चीज दे रहा है तो सजा मिल सकती है। इसीलिए दुकान वाले ने वुडन टाइगर को रेयर क्राफ्टमैनशिप बोल के 300 रुपए का दाम लगाया। जब राजा अपने बेटे के साथ इस टॉय से खेल रहा था तभी एक कांटा राजा के हाथ में चुभ गया। बाद में उसके हाथ में बुरी तरह इन्फेक्शन फैलने लगा। मद्रास से 3 सर्जन आए, ऑपरेशन किया और कहा ऑपरेशन हिट, पर राजा आउट। हाँ भाई, 100 टाइगर नहीं, एक वुडन टाइगर ने राजा को चेकमेट दे दिया। ये लो पूरी स्टोरी रिकैप करो। थीम क्लियर है, किस्मत वर्सेस अपनी मर्जी। राजा पूरी जिंदगी टाइगर के पीछे भागता है, पर अंत में एक बेजान वुडन टाइगर उसका अंत कर देता है। आओ मिलो टाइगर किंग से, एकदम जिद्दी हीरो जो अपना प्रेजेंट स्पॉइल कर देता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के चक्कर में। ईगो से जंगल हुआ खाली, परंतु किंगडम की फिक्र जीरो। डिवान जो टाइगर किंग का राइट हैंड है, राजा के पागल से डरता है, नौकरी बचाने के लिए सर्कस टाइगर का जुगाड़ करता है। ये लो चैप्टर की समरी, या फिर जिसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन होगा आंसर इसी में छुपा होगा।
जाएगी हीटर फेल, तुम्हारे सांस भी थम जाएगी। अगर देखी ये वीडियो तुमने, कुल्फी तुम्हारी जम जाएगी। सफरे एंटार्क्टिका, ठंडी सी एक धरती, ओढ़ो चादर मेरे साथ, चलो खामोशी से होए भर्ती। बर्फ में छुपा है सदियों का राज पूरा, 50 लाइक्स का गोल क्यों रह जाता है अधूरा। लेकिन उम्मीद बची है टीनेजर्स के जोश में, कहीं एक दिन बदल सकता है जो मिलियन सालों में नहीं। ईशानी दोषी, एक साउथ इंडियन लड़की जो सूरज की पूजा करती है, लेकिन उसको बोल दिया गया अब एंटार्क्टिका का टिकट बुक कर लो। नाउ इमेजिन मद्रास से जो इक्वेटर के 13.09 डिग्री ऊपर है, एक रशियन रिसर्च शिप एकेडमिक शुकाल्स्की पे सफर शुरू किया। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 समुंदर पार करके कार, प्लेन और शिप में 100 घंटे से ज्यादा लगे एंटार्क्टिका पहुंचने में। लेकिन पहुंचते ही काफी सुकून मिला, एकदम मस्त व्यू, सफेद स्नो का समंदर, नीला हॉरिजॉन और एक भी ह्यूमन चीज नहीं, न बिल्डिंग, न ट्रीज, न बिलबोर्ड्स, बस एक जाइंट पिंग पोंग बॉल जैसी दुनिया। और सोचो एक जमाना था जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। थोड़ी सी हिस्ट्री समझो, 650 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, ये एंटार्क्टिका के आसपास था। तब न इंसान थे न पॉल्यूशन, और क्लाइमेट इतना गर्म था कि जंगल जंगल से भरा था। ढेर सारे डायनासोर्स और फ्लोरा एंड फौना थी। लेकिन 500 मिलियन साल तक गोंडवाना चिल करता रहा। फिर डायनासोर्स के खत्म होने के टाइम ये टूट गया। इंडिया नॉर्थ की तरफ धक्का मार के एशिया से टकराया, जिससे हिमालयाज बन गए। साउथ अमेरिका अलग हुआ और ड्रेक पैसेज खुला, जिससे एंटार्क्टिका ठंडा, अकेला प्लस सुनसान होके दुनिया के बॉटम पे रह गया। एंटार्क्टिका जाना मतलब डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठकर पृथ्वी का इतिहास देखना, जैसे कि इवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन, सब कुछ। यहाँ दुनिया की 90% आइस है, मीन्स यहाँ आइस क्यूब्स नहीं, आइस के पहाड़ मिलते हैं। कभी कभी एवलांच या आइस शीट टूटने की आवाज आती है, वरना अक्सर शांति का माहौल रहता है। और स्केल तो देखो, छोटे से छोटे मिजिस और माइट से लेके ब्लू व्हेल और बेल्जियम के साइज जितने आइसबर्ग्स। गर्मियों में दिन भी 24 घंटे चलते हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो अपने आप को पृथ्वी के सामने नन्हा सा महसूस करोगे। अब थोड़ी सीरियस बात, इंसान तो बस 12,000 साल से है जियोलॉजिकल क्लॉक पे, तो ये 1 सेकंड भी नहीं। लेकिन इस छोटे से टाइम में हमने क्या किया, गांव, शहर, मेगा सिटीज बनाए, फॉसिल फ्यूल जलाए और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट डाल दिया, जिससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। मींस हम पृथ्वी को माइक्रोवेव में डाल रहे हैं। एंटार्क्टिका एकदम प्रिस्टाइन है क्योंकि वहाँ कभी इंसान नहीं रहे। उसके आइस कोर में 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं। मतलब एंटार्क्टिका पृथ्वी का रिपोर्ट कार्ड है। चलो कमेंट में बताओ, अगर क्लाइमेट चेंज का माहौल गर्म हुआ तो क्या वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट पूरी पिघल जाएगी? क्या गल्फ स्ट्रीम बंद हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन एंटार्क्टिका से हम सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई स्कूल के बच्चों को एंटार्क्टिका ले जाता है। कैनेडियन जियोफ ग्रीन ने इसे शुरू किया क्योंकि वो सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों को ले जाके थक गया था, बिकॉज ये एक्टर लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए आते थे। ये प्रोग्राम बच्चों को इन्वायरमेंट और प्लेनेट के बारे में सिखाता है, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना, आइस शेल्फ्स का टूटना और ग्लोबल वार्मिंग। इन सबको अपनी आंखों से देखकर डर दिल में फील होता है। बच्चे वापस जाकर पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं और प्लेनेट को बचा सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ये समुद्र का छोटा सा ग्रास है जो साउथर्न ओशन के फूड चेन को चलाता है। फोटोसिंथेसिस से ये कार्बन खा के ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन अगर ओजोन लेयर में छेद हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन का काम स्टॉप और फिर सारी फिश, बर्ड्स और ग्लोबल कार्बन साइकिल पर खतरा। देखा, एक छोटी सी चीज का इतना बड़ा धमाका। ये एक लेसन है, छोटी चीजों का ख्याल रखो, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। एंटार्क्टिका का सिंपल इकोसिस्टम इसको समझने के लिए परफेक्ट है। अब एक एपिक मोमेंट, शिप जब एंटार्क्टिक सर्कल के पास 65.55 डिग्री साउथ पे थिक आइस में फंस गई, तब कैप्टन ने बोला चलो सब उतरो और समुद्र पे चलो। सबने गोल्ड टैक्स जैकेट्स पहनी, सन ग्लासेस लगाए और 1 मीटर थिक आइस पे चल दिए। नीचे 180 मीटर का गहरा समंदर था और आसपास सील्स आइस फ्लोस पे लेट के सन बाथिंग कर रहे थे। ये मोमेंट था जब लगा सब कुछ कनेक्टेड है, नेचर, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब एक बैलेंस में। स्टूडेंट्स ऑन आइस के टीनेजर्स के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद तिशानी दीदी को लगा एक दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। भाई आज से ही अपना प्लास्टिक बंद करो और अपना एसी कम करो। एंटार्क्टिका दिखाता है पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। थीम क्लियर है, इंडिया भी कभी एंटार्क्टिका में था। इंसान ने फॉसिल फ्यूल जला के ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, लेकिन एंटार्क्टिका के आइस में 5 लाख साल पुराने सीक्रेट्स है। छोटे से
जैसे फाइटोप्लैंक्टन से लेके बड़े व्हेल्स तक सब कनेक्टेड है। आओ मिलो तिशानी दोषी से, एक साउथ इंडियन लड़की, सेंसिटिव, क्यूरियस और नेचर लवर जो सब कुछ नोटिस करती है, जैसे अंटार्कटिका का सफेद समंदर, पुराने गोंडवाना का इतिहास और क्लाइमेट चेंज का डर। ये लो चैप्टर की समरी या फिर जिसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन होगा आंसर इसी में छुपा होगा। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक रात उतरा था मैं, तन सूट स्ट्रॉ हैट लगाए, न जाने कहाँ भटका था मैं। 2 लेवल तो दुनिया जानती है, तीसरा सिर्फ दिल ने जाना। वहाँ गैस लाइट झिलमिलाए 1894 का जमाना। गेल्सबर्ग के घर थे फायर फ्लाइज की मस्ती से भरे, वहाँ न बॉम्ब न डर, सिर्फ सुकून भरी रात थी रे। टिकट के लिए पैसा निकाला, क्लर्क ने ताना मारा, भाई ये नोट तो भविष्य के है, जेल जाना है क्या यारा। भाग आया मैं वापिस लेके 3rd लेवल की फिकर। सैम का खत कहता है, चार्ली तू भी आ जा इधर। चार्ली जो कहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल है, लेकिन स्टेशन के बॉस लोग टाइम टेबल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि 2 ही होते हैं यार। पर ये बंदा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका कहना है मैं वहाँ जा चुका। ये है चार्ली, 31 साल का, जो एक ऑफिस में काम करता है, सूट पहन के और स्ट्रॉ हैट लगा के एकदम हीरो जैसा लगता है। चार्ली का एक बड़ा दावा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3रा लेवल। वह ये बात अपने दोस्त सैम वीनर को बताता है, पर सैम का मानना था ये तेरे दिमाग का एक सपना है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब मॉडर्न दुनिया के फियर, वॉर, इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस से भागने का एक तरीका। चार्ली की वाइफ लुइसा गुस्से में कहती है, क्या बोल रहे हो, वो तो काफी खुश है। चार्ली का एक शौक भी है, स्टैम्प कलेक्शन, लेकिन उसके दोस्तों का कहना है तुम्हारा स्टैम्प कलेक्ट करना भी रियलिटी से एस्केप करना है। लेकिन चार्ली स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता है। उसके दादाजी ने स्टैम्प्स को पीसफुल टाइम में कलेक्ट करना शुरू किया था। इवन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टर था, इसीलिए ये एस्केप नहीं जेन्युइन हॉबी है। सैम बोलता है ये रियलिटी से एस्केप ही है, पर कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि 3rd लेवल अब एक राज बन चुका था। एक्चुअली एक दिन हुआ ये था कि चार्ली ऑफिस से लेट हो गया और उसे घर जल्दी जाना था अपनी बीवी लुइसा के पास। तो सोचता है ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ले लेता हूँ क्योंकि ये बस से फास्ट है। रात का टाइम, चार्ली वेंडरबिल्ट एवेन्यू से एंटर करता है और स्टेशन का 1st लेवल क्रॉस करता है जहाँ बड़ी बड़ी ट्रेन्स थी। फिर 2nd लेवल क्रॉस करता है जहाँ सबअर्बन ट्रेन्स चलती है। वो सबवे ढूंढते ढूंढते एक कॉरिडोर में घुस जाता है जहाँ पर काफी अंधेरा, सन्नाटा और बस उसके जूतों की आवाज, थक थक थक। वो कहता है मैं तो ग्रैंड सेंट्रल में हमेशा खो जाता हूँ, कभी रूजवेल्ट होटल लॉबी में निकल आता हूँ तो कभी 46 स्ट्रीट के ऑफिस में, पर इस बार ये अजीब सी टनल एक नई जगह खोलती है। 3rd लेवल, वहाँ पुराने जमाने का स्टेशन था, गैस लाइट्स जल रही थी और लोग 1890s के कपड़े पहने हुए थे। चार्ली देखता है टिकट काउंटर्स तो काफी कम है, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ और ब्रास के थूकने वाले बर्तन हैं। सब कुछ पुराना सा लग रहा था। चार्ली देखता है एक बड़ी मूंछों वाला आदमी जिसने पुराने कपड़े और एक डर्बी हैट पहनी है, वो गोल्ड वॉच निकाल के टाइम देख रहा है। तभी एक औरत आती है जिसने लंबी ड्रेस, हाई बटन शूज और लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहने हैं। चार्ली को एक छोटी सी ट्रेन भी दिखती है, फनल वाली, बिल्कुल पुराने फिल्मों जैसी। वो एक न्यूज बॉय के पास गया और अखबार में झांका, दिखा था द वर्ल्ड 11 जून 1894। अब कोई डाउट नहीं, चार्ली 1894 में पहुंच चुका था। चार्ली के लिए गेल्सबर्ग तो ड्रीम टाउन जैसा था। वो टिकट खरीदने जाता है गेल्सबर्ग के लिए, पर जब पैसे देने लगा तो क्लर्क ने बोला ये नकली नोट है, तुम जेल जा सकते हो। डर के मारे चार्ली भाग आया वापिस अपने टाइम में। चार्ली को 3rd लेवल इतना पसंद आया कि अगले दिन लंच टाइम पर वो बैंक जाता है और $300 के बदले ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदता है प्रीमियम पर। लुइसा को बताया आओ 3rd लेवल चले। वो घबराई और बोली ये क्या पागलपन है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। चार्ली कहता है वहाँ सुकून है, बड़े घर, हरियाली, शाम को शिकार, पंखे वाला वरामदा, जुगनू चमकते हैं और अंडा 13 सेंट का। पर जब दोनों ग्रैंड सेंट्रल वापस जाते हैं तो वो कॉरिडोर या 3rd लेवल नहीं मिलता। लुइसा कहती है बस भी करो, अब घर चलो। चार्ली बार बार स्टेशन विजिट करता है पर 3rd लेवल दोबारा नहीं मिलता। सैम कहता है देखा ये तेरा सपना था, मॉडर्न दुनिया से भागने का प्लान। चार्ली थोड़े टाइम के लिए स्टैम्प्स कलेक्शन में बिजी हो जाता है, पर दिल में गेल्सबर्ग जाने का सपना अभी भी जिंदा है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। चार्ली का दोस्त सैम विनर गायब
हो गया। पता चला कि उसने $800 के ओल्ड नोट्स खरीदे थे। चार्ली सोचता है शायद सैम भी 3rd लेवल पर गया है, पर अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं। एक रात चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बैठा था। उसे एक एनवेलप मिला गेट्सबर्ग से 18 जुलाई 1894 का। उसमें सैम का लिखा लेटर था। चार्ली, तू सही था, मैं 3rd लेवल पर पहुंच गया। मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ। यहाँ लोग लेमोनेडे पी रहे हैं, सीइंग नेली होम गा रहे हैं। तुम और लुइसा भी आ जाओ। चार्ली ये पढ़कर हैरान हो जाता है। स्टैम्प शॉप से कंफर्म होता है कि सैम ने गेट्सबर्ग में हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू किया, जो उसका हमेशा से ड्रीम था। आयरनी तो देखो, जो साइकाइट्रिस्ट बोला था स्केप इमेजिनेशन है, वही सबसे पहले स्केप कर गया। अब चार्ली और लुइसा हर वीकेंड 3rd लेवल ढूंढते हैं, क्योंकि सैम ने तो अब प्रूफ भी दे दिया। कीन क्लियर है यार, हमारा दिल और दिमाग कैसे एक खूबसूरत पास्ट में खोना चाहता है। हर इंसान मॉडर्न जिंदगी की टेंशन से पुराने और शांति से जमाने में वापस जाना चाहता है। आओ मिलो चार्ली से, 31 साल का नौजवान जो स्टैम्प जमा करता है और 9 to 5 ऑफिस लाइफ से बहुत बोर हो चुका है। मॉडर्न दुनिया की टेंशन उसे पसंद नहीं, इसीलिए वो 3rd लेवल को 1894 का टाइम मशीन मान लेता है। आओ मिलो सैम से, चार्ली का साइकाइट्रिस्ट और भाई जैसा दोस्त। शुरू में प्रैक्टिकल लगता है, मॉडर्न लाइफ का फैन, पर वो भी 3rd लेवल के ख्वाब में खो जाता है। अब मिलो लुइसा से, चार्ली की प्रैक्टिकल बीवी। शुरू में उसे 3rd लेवल एक पागलपन लगता है, पर ये हस्बैंड के लिए काफी सपोर्टिव थी। इवन सैम के गायब होने पर भी एक्साइटेड थी। कहती है चलो मैं भी 3rd लेवल ढूंढूंगी। ये लो चैप्टर की समरी, या फिर जिसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन होगा, आंसर इसी में छुपा होगा। दोस्तों तुम ही बताओ, 3rd लेवल सच था या दिमाग का खेल? भाई मुझे तो सच लगता है। कोई भी डाउट हो तो सीधा इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। नोट्स की PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।